हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। और कौन से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो बीटेक कर रहे हैं। तो बीटेक में और बीएससी में, मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास ये टॉपिक ज़रूर आता है। अगर आपके पास फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो। तो दोस्तों, सिंपल सा हमारा टॉपिक है। तो देखो कैसे इसको करना है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपके 12th के बेसिक्स क्लियर हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक क्या है? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑफ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। मींस हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस L है, और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, जो कि सीरीज में है। यानी कि हमारे पास एक सीरीज सर्किट है LR का, ठीक है, LR सीरीज सर्किट है। तो अगर हम इस सर्किट में एक कांस्टेंट ईएमएफ अप्लाई करते हैं, याद रखना है कांस्टेंट ईएमएफ मतलब एक बैटरी मैं लगा दूं इसमें सर्किट में, ठीक है, और ये लगा दूं मैं एक की। अभी मैं आपको जस्ट टॉपिक समझाने वाला हूं कि हम पढ़ेंगे क्या, कैलकुलेशन सभी करेंगे। तो ये हमने लगा दी बेटा की। तो अगर मैं इस की को ऑन करता हूं तो सर्किट में क्या जाएगा? फिर करंट जाएगा। अब आपको होता है बैटरी जो है, यहाँ बैटरी लगी है और बैटरी कैसा करंट खींचती है? कांस्टेंट। क्या एकदम से कांस्टेंट करंट जाने लग जाएगा? नहीं जी नहीं, एकदम से कांस्टेंट करंट नहीं जाएगा। शुरू में करंट क्या था? 0। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ेगी और 0 से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि हमारा करंट क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो हम यही चीज फाइंड आउट करेंगे कि करंट किस रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारा करंट किस रेट से ग्रो कर रहा है। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे जो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं, वो है डीके से रिलेटेड। अब डीके से रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर बच्चे हम क्या कर दें, इस की को ऑफ, अभी सर्किट में मान लिया कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है सर्किट में, सपोज I1। अब सडनली मैंने क्या किया, इस स्विच को ऑफ कर दिया, तो एकदम से सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? 0। क्या एकदम से 0 होगा? नहीं होगा जी। करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मतलब पहले करंट I0 था और I0 से चेंज होता होता, डीके होता होता, कम होता होता, डिक्रीज होता होता, I0 से कितना हो गया? करंट 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे करंट में हमें क्या देखने को मिला बेटा? डीके। तो हम यहाँ पे ये भी फाइंड आउट करेंगे कि करंट किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो चीजें आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम, एक तो ग्रोथ से रिलेटेड और एक डीके से रिलेटेड, कि करंट ग्रो कैसे करेगा जब स्विच ऑन करेंगे, और करंट डिक्रीज यानी कि डीके कैसे करेगा जब स्विच ऑफ करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा दोस्तों आज का होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चा पार्टी, हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहां ले लेता हूं, ग्रोथ ऑफ करंट से रिलेटेड। ग्रोथ ऑफ करंट कि अब चलो करंट ग्रो कैसे करेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहां निकालेंगे और उसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने सर्किट कंसीडर किया। सपोज ये हमारा सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा है जिसका इंडक्टेंस है बच्चों L, और इसी के साथ एक रेजिस्टर लगा है सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस है R, और यहां हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है बच्चों सपोज E। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है। अब आपने ईएमएफ के बारे में तो पढ़ा है ना, 12th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप ईएमएफ पे बनी हुई मेरी वीडियो देख सकते हो। ईएमएफ बेसिकली बेटा क्या होता है कि किसी बैटरी के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, जब वो ओपन सर्किट में होती है तो उसे बोलते हैं उसका ईएमएफ। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। आइए थोड़ा सा 12th क्लास में चलते हैं। आपके 12th क्लास में आपके जो फिजिक्स वाले मास्टर जी थे या फिजिक्स वाली मैडम थी, उसने आपको ईएमएफ के बारे में जरूर बताया होगा बच्चों। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जरूर बताया होगा। ईएमएफ क्या होता है बेटा कि कोई भी सर्किट में जब हम, जैसे एक मैंने सेल ले लिया है, एक बैटरी ले ली, तो उस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये ओपन सर्किट में है तो उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन जब इसी सेल को हम किसी सर्किट में जोड़ देते हैं, मतलब आप सर्किट ओपन नहीं रखते, क्लोज कर देते हैं, तो
तो सेल में से जब करंट जाएगा तो इस रेजिस्टर से तो करंट जाएगा ही, लेकिन इस जब करंट यहां आएगा तो इस सेल के अंदर से भी करंट जाएगा, तो कुछ वोल्टेज सेल खुद कंज्यूम कर लेता है, जिस वजह से आगे वोल्टेज कम जाती है। तो जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तब जो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते थे बच्चों हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते थे। आया यार? अब तो क्लियर है ये चीज। ईएमएफ क्या होता है? किसी भी सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज किसी भी सेल के क्रॉस जब वो ओपन सर्किट में है, और जब वो क्लोज सर्किट में है तब जो वोल्टेज होगी उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और E और V के बीच में बच्चों एक रिलेशन होती थी। क्या रिलेशन होती थी? कि E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। आया यार? 10th में आपने पढ़ा E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। V क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I सर्किट का करंट, और R क्या होता था? हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 12th में हमने बेटा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इस चीज को हम 12th में पढ़ चुके हैं। तो ये तो जस्ट एक हिंट था आपको बताने के लिए। तो अभी के लिए वापस आते हैं सर्किट पे। अब ये तो 12th का एक बार मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया कि 12th में हमने जो पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा सर्किट पे आते हैं बेटा। अब सर्किट क्या है हमारा? एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है। एक हमारे पास क्या है बेटा? इंडक्टर, और एक हमारे पास क्या है? रेजिस्टर। अब यहाँ पे अलग चीज हम क्या करने वाले हैं वो देखना ध्यान से। ये हमारी बैटरी लगी है सपोज, जिसका ईएमएफ है बेटा E। और अब यहां ना हम एक सिंपल की नहीं यूज करेंगे, मतलब ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने आज तक ये वाली की पढ़ी है, सिंपल ऑन ऑफ वाली। ये की बेटा हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की यूज की जाती है जिसको बोलते हैं मोर्स की। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोर्स की। एक स्पेशल टाइप की हम यहाँ यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड मोर्स की। अब मोर्स की क्या होती है जरा ध्यान से समझना। मोर्स की एक ऐसी की है जिससे हम सर्किट को अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। देखो कैसे। मोर्स की कुछ इस तरह से है, मैं अब यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा और फिर उसको समझाऊंगा कि वर्क कैसे करती है। मोर्स की को हम कुछ इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जो मोर्स की है हमारी। तो मोर्स की को इस तरह से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो दिख रहा है ना आपको तराजू सा मैंने जो बनाया है, इसे हम बोलते हैं मोर्स की। अब मैं जरा आपको इसकी फंक्शनिंग बता देता हूं पहले, इससे पहले हम टॉपिक को कंटिन्यू करें कि मोर्स की काम कैसे करती है। देखो मोर्स की में दो एंड हैं, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कौन सा एंड वायर से जुड़ा हुआ है? इधर वाला है ना। ये एंड दोनों वायर से जुड़े हुए हैं, तो यानी कि मैंने इधर से इसको ऑन किया हुआ है। तो जब मैं यहां से मोर्स की को ऑन करूंगा तो अभी क्या ये सेल इस सर्किट से जुड़ रहा है? एलआर सर्किट से नहीं जुड़ रहा, क्योंकि यहां से सर्किट क्या हो चुका है बच्चों? ओपन हो चुका है। यानी कि मोर्स की से मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकता हूं सर्किट से। देखो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये मोर्स की यहां जुड़ रही है तो आप सिंपल इसका अगर सर्किट बनाओ तो ये बनेगा, है ना। अब कोई बैटरी सर्किट के साथ नहीं जुड़ी हुई। लेकिन बच्चों अगर आप सेम क्वेश्चन में ऐसे कर दो, इसको इधर की तरफ प्रेस कर दो, मतलब ये जो की है इसको इधर को प्रेस कर दो घुमा के, मतलब अब यहां से क्लोज हो जाए और यहां से क्या हो जाए बच्चों? ये ओपन। तो अब मुझे बताओ क्या बैटरी जुड़ गई सर्किट में? हाँ जी जुड़ गई। ये देखो यहां से सर्किट क्लोज हो गया, अब हमारी बैटरी जुड़ गई, यानी कि अब हमारा ये सर्किट बन गया। तो यानी कि मोर्स की का काम क्या है, समझ में आया? तो मोर्स की को अगर मैं इधर को करूंगा तो बैटरी जुड़ जाएगी, और यहां से दूसरी तरफ करूंगा, इधर की तरफ करूंगा तो बैटरी हट जाएगी। तो यानी कि मोर्स की का काम है बैटरी को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना, और इस तरह से करना कि हमारा सर्किट कहीं ना कहीं जुड़ा रहे। तो आई होप आप लोगों को मोर्स की का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा। तो सपोज हमने यहाँ पे मोर्स की लगाई हुई है। अब होता क्या है बेटा, अभी देखो जब ये की ओपन है, जब ये की दोनों तरफ से सपोज ओपन है, तो अभी सर्किट में कोई करंट नहीं है ना। अभी सर्किट में करंट कितना है बेटा? 0। अब जैसे ही मैं मोर्स की को ऑन करता हूं, मतलब इसके साथ जोड़ देता हूं, क्लोज कर देता हूं सर्किट को, तो इस बैटरी से करंट जाने जाए, है ना। जैसे कि ऑन होगी तो यहां से करंट चलेगा ना, टुचुक 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 टू,
सर्किट पूरा हो रहा है, क्या करंट इधर जाएगा, नहीं जाएगा, ओपन है, तो इस सर्किट में से करंट जाने लग जाएगा, देखो है ना, जाने लग जाएगा करंट। क्या करंट एकदम से कांस्टेंट करंट भेजेगी बैटरी, नहीं भेजेगी, एकदम से बैटरी कांस्टेंट करंट नहीं भेजेगी, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। करंट कैसे बढ़ेगा बेटा, धीरे धीरे, ठीक है ना, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब हमारा टाइम जीरो था, जब हमारा टाइम जीरो था बच्चे, तो करंट भी कितना है, जीरो है। तो जब टाइम जीरो है तो हमारा करंट भी क्या लेके चलेंगे, हम जीरो लेके चलेंगे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा करंट बढ़ने लग जाएगा। और हमने माना कि लेट जो डी आई बाई डी टी है, ठीक है, डी आई बाई डी टी है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज डी आई बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट हमारा इस रेट से बेटा बढ़ रहा है। सपोज किसी टाइम पे करंट कितना था सर्किट में, आई, किसी टाइम पे सर्किट में कितना करंट था, आई, मतलब किसी टाइम पे एट एनी टाइम टी सर्किट में करंट कितना था, आई, और करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमारा इंडक्टर है। अब हम दोबारा से 12th क्लास में जाने वाले हैं बच्चों। 12th क्लास में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया कुछ याद, फैराडे भाई साहब की याद आई, 12th में बताया जाता था फैराडे के बारे में। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th क्लास में हमने पढ़ी है, जो क्या बोलती थी कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना, कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। याद आया कि किसी भी सर्किट में जब उसका फ्लक्स चेंज होता था तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था। अगर आपको याद हो 12th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फैराडे लॉ, जो कहता था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बेटा हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। आया याद, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और माइनस साइन क्यों आया था, ड्यू टू लेंज लॉ, आपने 12th में लेंज लॉ भी पढ़ी है। तो भाई इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपकी 12th स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेंज लॉ क्या बोलती थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूस इट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस कारण को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता था। अब यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर है और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो चेंज हो रहा है। अब किसी इंडक्टर में अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वो इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो इंडक्टर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस इंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इस इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो कैसे निकलेगा, अब आपने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी इंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, कि उस टाइम पे उसमें कितना करंट है। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है एल आई। एल क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंडक्टेंस। तो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो ये वाली वैल्यू फाई की यहां अगर मैं रखता हूं तो ई बन जाता है माइनस डी और यहाँ एल इंटू आई बाई डी टी। अब क्योंकि एल कांस्टेंट है तो बाहर ला सकता हूं, माइनस के एल डी आई बाई डी टी। अब ये चीज हमने 12th में पढ़ी है बेटा, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है कि 12th में हमने क्या पढ़ा था। तो यानी कि बेटा यहाँ पे हमारा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये इंडक्टर भाई साहब है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यही होने वाली है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस है इसमें इस टाइम पे कितना करंट है, आई। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लो, ओम्स लो यही बोलती है V इज इक्वल टू आई आर। तो यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि मैंने जो नेट ईएमएफ अप्लाई किया वो मेरा कितना है, जो नेट वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, जितना मैंने ईएमएफ अप्लाई किया E
ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ जो इससे अपोजिट होगा, लेंजलो क्या बोलती है अभी बताया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ वे दैट इट अपोज द कोज व्हिच प्रोड्यूस इट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो अप्लाइड ईएमएफ के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका मतलब नेट ईएमएफ हमारे पास बचेगा जितना हमने अप्लाई किया था माइनस जितना प्रोड्यूस हो रहा है L इंटू डी आई बाई डी टी, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो रेजिस्टर में कितनी वोल्टेज यानी कि पहुंचेगी, ई में से इतनी यहां पे कंज्यूम हो गई, बची कितनी आई आर। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक बन जाएगी बेटा, ई माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम ई निकाल देंगे बच्चे, तो ई हमारे पास यहां से आएगा ई इज इक्वल टू आई आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, और इसको मैं अभी मान लेता हूं इक्वेशन 1। अगर यहां तक समझ में आ गया तो भैया अभी वीडियो को लाइक कर लो, कभी तुम बाद में बिना लाइक करे भाग जाओ। वैसे तुम भागोगे नहीं क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ आपको समझाने में लगा हुआ हूं। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इससे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये तो हमने अभी क्या निकाला, हमारा ईएमएफ जो हमने अप्लाई किया था वो निकाल लिया, जो ये आ रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो शुरू में तो करंट कितना था हमारा 0, जब टाइम कितना था 0। अब धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, मान लिया करंट बढ़ता बढ़ता अब मैक्सिमम हो गया, क्योंकि बैटरी एक टाइम पे कांस्टेंट करंट भेजेगी। अब जब हमारा करंट क्या हो गया मैक्सिमम, यानी कि करंट हो गया कांस्टेंट, तो उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तब ये इक्वेशन क्या बनने वाली है हमारी, तब ये इक्वेशन 1 क्या बनेगी, देन इक्वेशन 1 इज, तो उस टाइम पे इक्वेशन 1 क्या बनेगी, क्योंकि जब करंट मैक्सिमम होगा तो करंट कांस्टेंट होगा, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई, क्योंकि डी आई बाई डी टी 0 है, तो यहाँ डी आई बाई डी टी को 0 पुट करूंगा, 0 इंटू एल 0। और सर्किट में उस टाइम करंट कितना है मैक्सिमम आई नोट, तो आई की जगह आ जाएगा आई नोट। तो तब इक्वेशन बनेगी कि जो हमारा ईएमएफ होगा इट विल बी इक्वल टू आई नोट आर प्लस यहाँ डी आई बाई डी टी 0 है, 0 इंटू समथिंग 0। तो हमारे पास ईएमएफ यहां से आ जाएगा बेटा आई नोट इंटू आर, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब आपने ध्यान रखना है ये इक्वेशन हमने कहां से निकाल ली है कि जब करंट कांस्टेंट हो गया तब ईएमएफ हमारा कितना होने वाला है मैक्सिमम करंट के टर्म्स में, आई नोट इंटू आर। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज कर लूंगा बेटा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज करेंगे बेटा तो हमारे पास आने वाला है ई, ई की जगह क्या आएगा सच, ई की जगह यहां आई नोट आर आ जाएगा। तो ये बनेगा आई नोट आर दैट इज इक्वल टू आई आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, यहां तक समझ में आया। सिंपल हमने बेटा ई की जो है वैल्यू पुट की है बेटा, क्या की है हमने यहाँ पे जस्ट ई की वैल्यू पुट की है। तो ई की वैल्यू पुट करने के बाद बच्चा पार्टी इक्वेशन 3 हमारे पास यहाँ पे बन गई। अब यहां से इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, करंट वाले फैक्टर्स एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इक्वेशन को क्या कर लेते हैं हम सॉल्व। आई आर को मैं इधर ले आता हूं और आर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचता है आई नोट माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब मैं क्या करूंगा, आई वाली सारी टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर दूंगा। तो यहां से फिर मेरे पास बने गए ये आई नोट माइनस आई इस डी आई के नीचे आ जाएगा और ये उधर चले जाएंगे, तो ये बनेगा आर, ये एल यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डी टी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर आपके पास ये नीचे चला जाएगा, तो ये बनेगा डी आई अपॉन आई नोट माइनस आई। तो ये इक्वेशन बेटा हमारे पास आ गई। तो यहां मैंने डी टी वाली टर्म अलग कर ली और डी आई के साथ करंट वाली टर्म्स एक तरफ कर ली। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, देखो इसके बाद हम कंडीशन यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में बेटा। क्या यूज करने वाले हैं, कंडीशन। कंडीशन क्या है कि हमें पता है कि जब हमारा टाइम कितना है बेटा 0, तो उस टाइम पे सर्किट में करंट भी कितना है आई 0। और जब बच्चों हमारा टाइम हो गया है सपोज किसी टाइम पे t, एट एनी टाइम t, कि जब हमारा टाइम कितना है t, तो उस टाइम पे सपोज सर्किट में करंट कितना है i, किसी भी टाइम t पे सपोज करंट कितना है i।
तो ये लिमिट्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसको क्या करने वाले हैं फिर इंटीग्रेट। तो देखो क्या बना, तो हमारे पास ये था ना, राइट साइड को मैं थोड़ा लेफ्ट वाली साइड लिख लेता हूँ, डी आई अपॉन आई नोट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, यहां बनेगा इंटीग्रेशन और यहां भी इंटीग्रेशन, आर बाय एल इंटू डी टी। यहां इंटीग्रेशन थी टाइम की 0 से लेके टी तक। तो जब टाइम 0 है तो करंट भी सर्किट में क्या है 0, और जब टाइम टी है तो करंट है आई। तो यहां ये इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी बेटा। अब बस हमें बच्चे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं क्या करता हूं माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरे पास बनता है जी, मतलब माइनस, एक माइनस यहां ले लिया और एक माइनस यहां ले लिया, तो -1 अपॉन आई नोट माइनस आई इंटू डी आई। ऐसा लिख सकता हूं ना, माइनस माइनस प्लस ही होते हैं। और इधर आर बाय एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन तो भैया आती होगी, यहां पे देखो आई नोट एक कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू है कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है, ये आई, क्योंकि इंटीग्रेशन किसकी विद रिस्पेक्ट में है, आई की, तो आई वेरिएबल है। अब आपने पढ़ा है माइनस आई का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं आई की विद रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव अगर मैं इसका करता हूं बेटा, डी बाई डी आई निकालता हूं तो -1 बनता है। तो या अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव निकालूं, देखो आई नोट माइनस आई, इस टर्म का बच्चे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू करंट, तो वो -1 आता है, क्योंकि आई नोट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस आई का डेरिवेटिव -1। तो समथिंग नीचे उस कोई टर्म है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो आपने मैथ में पढ़ा है, अगर नीचे कोई टर्म हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो किसके इक्वल आता है, पढ़ा है ना आपने, कि अगर कोई नीचे टर्म है और ऊपर उसी टर्म का क्या है डेरिवेटिव है, कि नीचे कोई फंक्शन है हमारे पास fx और ऊपर उसी फंक्शन का क्या है हमारे पास डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती थी, log ऑफ fx। अगर याद हो, याद आया, समथिंग अपॉन इट्स कोई टर्म और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो वो उसके log के इक्वल होता है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो बनेगा माइनस का निशान एज इट इज, ये बनेगा log, इसका बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा बेटा, log ऑफ आई नोट माइनस आई। तो ये टर्म आएगी मेरे पास इधर, और फर्दर जो लिमिट है वो होगी 0 से आई, और इधर हमारे पास बनेगा आर बाय एल डी टी। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, लिमिट है 0 से टी। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें जस्ट बेटा लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, क्या पुट करनी है बेटा, लिमिट्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास बन जाता है, जब लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार आई की जगह आई रखेंगे, एक बार आई की जगह 0। तो जब आई रखेंगे तो बनेगा माइनस log ऑफ आई नोट माइनस आई, फिर माइनस का निशान log ऑफ, एक बार 0 रखेंगे तो आई नोट माइनस 0, ये बनेगा बेटा। दूसरी तरफ क्या बनेगा, आर बाय एल टी माइनस 0, लिमिट्स पुट करके इस माइनस के निशान को अंदर ले जाता हूं तो ये बन जाता है माइनस, ये माइनस की हो जाती है टर्म, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख लेता हूं, log ऑफ आई नोट माइनस log ऑफ आई नोट माइनस आई, दैट इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू टी। तो ये log m माइनस log n, अब आपने मैथमेटिक्स में बेटा फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m बाय n, ठीक है, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाय n। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा और मेरे पास बनेगा log ऑफ आई नोट बाय आई नोट माइनस आई, ठीक है, इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू टी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है जी सभी को, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ये है मेरा log ऑफ आई नोट अपॉन आई नोट माइनस आई, जो किसके इक्वल आ रहा है, आर बाय एल इंटू टी। इसको मैं अगर थोड़ा रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये बन जाता है, यहां से अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकालूं तो log ऑफ आई नोट माइनस आई अपॉन आई नोट, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू टी। ये मैंने क्या किया अभी, देखो ये होता है ना log ऑफ m बाय n,
ये इक्वल होता है माइनस के log ऑफ n बाय m। मतलब अगर मैं इनको उल्टा पुल्टा कर दूं, m बाय n की जगह n बाय m रख दूं तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे किया है बेटा, नेगेटिव को इधर में ले गया। तो जब नेगेटिव को इधर लेके जाएंगे तो बनेगा log ऑफ आई नोट माइनस आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू, नेगेटिव उधर चला गया माइनस के r बाय एल इंटू टी। तो यहां से बेटा आपके पास आएगा आई नोट माइनस आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। लोग उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल में। तो यहां से अब हम आई निकाल सकते हैं। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आई बाई आई नोट इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। फर्दर इसके बाद देखो, यहां से आपके पास फर्दर क्या आएगा बेटा, हमें अब आई निकालना है। तो ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा आई बाय आई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। फर्दर यहां से बेटा आई क्या आ जाएगा, आई नोट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1 माइनस ई रेस्ट टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। तो ये है बच्चे आपकी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, ये हमें दिखाता है कि करंट में कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा बेटा करंट में, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमें बताता है कैसे हमें करंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब इसको हम जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं और थोड़ा इस इक्वेशन को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये जो r बाय एल टर्म है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं ना, तो ये जो l बाय आर है ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार टाइम को l बाय आर कैसे रिप्रेजेंट करता है। वो यूं रिप्रेजेंट करता है बेटा कि अगर आप l बाय आर के क्या निकालते हो, डायमेंशंस। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है ना, तो वो टाइम के ही इक्विवेलेंट आता है बेटा। ठीक है, अगर आप एल बाय आर का क्या निकालते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो टाइम के ही इक्विवेलेंट आता है। आप निकाल के सकते हो, या इसको बिल्कुल बेसिक किलोग्राम मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो लास्ट में कट कटा के यूनिट क्या बनेगी, यहाँ पे सेकंड ही बनने वाली है। तो ये आप याद रखना, एल बाय आर जो है टाइम को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। इसको हम टाइम कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, ये जो एल बाय आर है इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस एल बाय आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट आल्सो। अब यहां पे आप एक चीज और देखोगे कि अगर, ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि टाइम कांस्टेंट है एल बाय आर हमारा। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन में मैं टी को क्या पुट कर देता हूं, एल बाय आर ही पुट कर देता हूं, तो आंसर क्या आता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाय एल, और टी की जगह मैंने पुट कर दिया एल बाय आर। तो ये कट जाएंगे, तो आई हमारा बनेगा बेटा आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 1। ठीक, तो आई इज इक्वल टू बनेगा आई नॉट 1। अब ई रेस्ट टू पावर माइनस 1 की कुछ वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ई रेस्ट टू पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय ई और 1 बाय ई रेस्ट टू पावर 1, यानी कि ई रेस्ट टू पावर 1 जो होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 2.718। तो ये बनेगा 1/2.718। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस 1/2.718। और इसको जब मैं सारे को सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है 0.632 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके ये आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि जब हमारा टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, एल बाय आर के, तो हमारा जो करंट होगा, वो जो पीक वैल्यू होगी करंट की, उसका कितने परसेंट होगा, अगर परसेंटेज निकालने तो 63% होगा। कितना होगा, 63%। किसका, पीक वैल्यू का। तो ये दिखा रहा है कि करंट कैसे ग्रो कर रहा है, यानी कि कितने टाइम बाद, एल बाय आर टाइम के बाद हमारा करंट जो पीक वैल्यू करंट की होनी थी उसका कितने परसेंट हो चुका होगा, 63% हो चुका होगा। ऐसे ही आप और भी डाटा देख सकते हो बेटा। ये तो हमें पता लगा कितने पे, जब टाइम हमारा एल बाय आर के इक्वल है तो करंट इतना है। ऐसे अगर मैं टाइम बेटा ले लेता हूं हमारा 2 टाइम्स ऑफ एल बाय आर, क्या ले लेता हूं, 2 टाइम्स ऑफ एल बाय आर, तब आप कैलकुलेशन करके देखना तो आप पाओगे कि जो करंट है वो कितना हो जाता है, 0.865 टाइम्स, या आपको
0.865 टाइम्स ऑफ आई नोट, यानी कि 86% के आसपास। और जब टाइम मेरा हो जाता है 3L/R तो करंट मेरा और नजदीक पहुंच जाता है मैक्सिमम वैल्यू के, जो कितनी हो जाती है 0.95 टाइम्स, 0.950 टाइम्स ऑफ आई नोट। इसी तरह से अगर मैं इसको पुट कर देता हूं 4L/R तो करंट पीक वैल्यू के और नजदीक पहुंच जाता है और वैल्यू आ जाती है 0.982। और अगर मैं टाइम को पुट करता हूं 5L/R तो आप देखोगे करंट पीक वैल्यू के और नजदीक पहुंच जाएगा और वैल्यू आती है 0.993, यानी कि लगभग पीक वैल्यू के इक्वल यहां पे करंट हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि पीक वैल्यू के इक्वल यहां पे करंट हो चुका है। तो यहीं से बेटा हम ग्राफ बना सकते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाने के लिए टाइम का हम जो ग्राफ बनाएंगे इस सर्किट का वो ये बनेगा। एक्स एक्सिस पे बेटा मैं ले लूंगा टाइम और वाई एक्सिस पे मैं ले लूंगा करंट। यहां पे मेरा टाइम 0 है, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा और मान लिया सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है आई नोट। यहां पे मान लिया मेरा टाइम कितना है L/R, यहां पे है 2L/R, यहां पे है 3L/R, यहां पे है 4L/R और यहां पे है मेरा टाइम 5L/R। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा टाइम L/R था तो 63% कहां होएगा, यहाँ को 50%, मान लिया यहाँ 63% है तो ये इतना करंट हो चुका होगा 63% L/R में। कितने परसेंट है 63% ऑफ आई नोट। और 2L/R पे और ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा और आप देख सकते हो 5L/R पे लगभग इसके नजदीक। तो करंट कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। आप अगर ध्यान से इसका ग्राफ बनाओगे तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप देख सकते हो 5L/R पे करंट की जो वैल्यू है वो लगभग मैक्सिमम वैल्यू के नजदीक पहुंच चुकी है। ठीक है ना, कहां पहुंच चुकी है, लगभग मैक्सिमम वैल्यू के नजदीक। तो ये ग्राफ हमारा करंट के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका पहला पार्ट इस चैप्टर का, टॉपिक का, जो है ग्रोथ ऑफ करंट। इसके बाद आता है बेटा डीके ऑफ करंट। क्या आता है, डीके ऑफ करंट। तो डीके ऑफ करंट में क्या आएगा बच्चा पार्टी, डीके ऑफ करंट में तो वो देखो डीके ऑफ करंट में क्या आएगा। तो अब इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जो है डीके ऑफ करंट। अब डीके ऑफ करंट में क्या आएगा, यानी कि करंट का घटना, डिक्रीज करना, है ना। करंट क्या कर रहा है, यहाँ डीके कर रहा है, मतलब करंट डिक्रीज करेगा। अब करंट डिक्रीज कौन से केस में करेगा, अब सर्किट में मान लिया हमने जब बैटरी कनेक्ट की थी, अब सर्किट में मैक्सिमम करंट हो चुका है आई नोट। अब अगर मैं मोर्स की को इधर से ओपन कर दूं और इधर से कर दूं क्लोज, इधर से तो कर दूं क्लोज बेटा और इधर से कर दूं मोर्स की को ओपन, तो अब हमारी जो बैटरी है ये सर्किट में नहीं रही। बैटरी सर्किट में नहीं रही तो क्या होगा, करंट जाना बंद, यानी कि अब करंट क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। तो अब हम डीके की बात करेंगे, करंट कैसे डिक्रीज होगा। तो अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब टाइम 0 होगा तो करंट हमारा मैक्सिमम होगा, कितना, आई नोट, और धीरे धीरे करंट घटने लग जाएगा। ठीक है, हमने माना कि जब टाइम हमारा टी था तो करंट हमारा सपोज आई था, तो यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है। di/dt किसको दिखा रहा है, यहाँ पे डीके ऑफ करंट को, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में अब हमारे पास क्योंकि बैटरी नहीं है कनेक्टेड, देखो तो मैं कह सकता हूं कि E कितना लगा हुआ है, 0। तो हमने जो एक इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो, इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू, इक्वेशन थी ना बेटा हमारी, E इज इक्वल टू, ये थी ना E माइनस एल इंटू di/dt इज इक्वल टू IR। याद आया, ये इक्वेशन 1 थी। तो इस इक्वेशन में E को 0 पुट कर देंगे और हमारे पास आएगा 0 माइनस एल इंटू di/dt इज इक्वल टू IR। ठीक है, जब टाइम किसी टाइम पे मान ले करंट आई है तो इक्वेशन बनेगी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा di एल इंटू di/dt इज इक्वल टू माइनस के IR। अब इसमें वही बेटा आई वाली टर्म से एक तरफ, बाकी टर्म से एक तरफ, तो ये बनेगा di/i इज इक्वल टू माइनस r/l। ठीक है बेटा, अब फिर से हम इसकी क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लेंगे, लेकिन जब टाइम 0 है तो करंट कितना है हमारा, मैक्सिमम, और जब टाइम t है तो करंट कितना है हमारा, i। तो ये हम यहाँ पे लिमिट्स लेके चलेंगे।
तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं बेटा तो यहां बनता है इंटीग्रेशन फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट टू सम वैल्यू आई, और यहाँ आएगा डी आई बाई आई इज इक्वल टू, इधर आएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम 0 टू टी, और यहाँ पे है हमारे पास ये माइनस के आर बाई एल इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करो, देखो नीचे टर्म है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या बनेगा बेटा, नीचे टर्म ऊपर उसका डेरिवेटिव तो लोग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा log ऑफ आई। लिमिट्स हैं आई नोट से आई तक, यहाँ पे माइनस आर बाई एल तो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ टी बचेगा और लिमिट है 0 से टी तक। तो एक बार यहाँ आई एक बार आई नोट, तो ये बनेगा log ऑफ आई माइनस log ऑफ आई नोट दैट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ये बन जाएगा बेटा log ऑफ आई बाई आई नोट दैट इज इक्वल टू माइनस के आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, अब log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो आपका बनेगा आई बाई आई नोट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ गया एक्सपोनेंशियल डीके के लिए। तो एक्सपोनेंशियल डीके के लिए फॉर्मूला बना बेटा आई नोट, ये आई नोट मल्टीप्लाई हो गया आई नोट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डीके ऑफ करंट, के करंट किस तरह से डिक्रीज करेगा उसकी बेटा ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहां से फर्दर क्या होगा बेटा, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास एल बाय आर, मैंने आपको बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारा टी कितना होगा, जब हमारा टी कितना होगा एल बाय आर के इक्वल, तब करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज़ टू पावर माइनस 1, यानी कि ये बनने वाली है आई इज इक्वल टू आई नोट अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस 1 की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1/2.718। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारी जो करंट की वैल्यू आने वाली है इस केस में वो बेटा आने वाली है 0.368। कितनी आने वाली है 0.368 टाइम्स ऑफ आई नोट, यानी कि जब टाइम एल बाई आर है तो करंट कितना घट चुका होगा, 36% हो चुका होगा पीक वैल्यू। ऐसे ही आप कैलकुलेट करके देखना बेटा, जब आप टी को 2L बाय आर पुट करोगे तो आपका जो करंट आने वाला है वो कितना आएगा 0.135 टाइम्स। यहां पे कितना था 0.36 टाइम्स था करंट, कितना था 0.36 टाइम्स, अब कितना बचेगा 0.135 टाइम्स रह जाएगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 36%, जब 2L बाय आर हुआ तो 13% रह गया, तो धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब 3L बाय आर होगा तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखना, मैं आपको बता देता हूं। तो ये बनेगा बेटा आपका 0.050, तो बहुत ही कम हो गया, देखो 0.05% रहेगा। ऐसे ही जब 4L बाय आर होगा तो आपका जो करंट सर्किट में बचेगा वो सिर्फ बचेगा 0.018। और ऐसे ही जब आपका टाइम होगा बेटा 5L बाय आर, ये वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, तब आपका करंट बचेगा लगभग 0 ही रह जाएगा, 0.007। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। वैसे तो इनफाइनाइट टाइम पे 0 होगा थ्योरी के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब टाइम 5L बाय आर होता है तो करंट उस टाइम पे 0 हो चुका होता है। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल अगर मैं ग्राफ बनाता हूं डीके का करंट के, तो वो ऐसा बनेगा बेटा, ये 0 टाइम, ये L बाय आर, ये 2L बाय आर, यहाँ पे 3L बाय आर, यहाँ पे 4L बाय आर और यहाँ पे 5L बाय आर। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की आई नोट। तो जब टाइम 0 था तो करंट मैक्सिमम था, और जब करंट कितना हुआ L बाय आर तो कितना रह गया करंट, सिर्फ पहले से 36% रह गया। 36% यहाँ को आएगी वैल्यू, ठीक है ना, 36% ऑफ आई नोट कितने पे है L बाय आर पे, तो वैल्यू इस तरह से घटेगी और 5L आर पे लगभग 0। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसका जो ग्राफ आने वाला है बच्चों, वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा करंट, 5L बाय आर आते आते करंट लगभग 0 हो जाएगा। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ करंट व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, करंट डिक्रीज कर रहा है। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस फॉर ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट फॉर इंडक्टर एंड रेजिस्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए।
बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाय।